चलिए, तो आज की क्लास में हम लोग एल्कोहलों के रासायनिक गुणों के बारे में चर्चा करेंगे। पिछले क्लास में हमने पिछले 2 क्लास से अभी एल्कोहल चल रहा है। पहले क्लास में आप लोगों को एल्कोहल का सामान्य जानकारियां और उसका क्लासिफिकेशन दिया गया, साथ में आईपीसी नाम कैसे किया जाता है वो बताया गया था। दूसरा वाला जो वीडियो है उसमें आप लोगों को एल्कोहल जो है उस एल्कोहल को बनाने की विधियों के बारे में आपको चर्चा किया गया था आपके साथ में। तो आज की क्लास में हम लोग एल्कोहलों के रासायनिक गुणों के बारे में चर्चा करेंगे कि जो एल्कोहल होता है उन एल्कोहलों में कौन कौन से रासायनिक अभिक्रियाएं पाई जाती है, वो किन किन यौगिकों से अभिक्रिया करके क्या क्या यौगिक का निर्माण करते हैं, उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे इसका एस्टरीकरण। एस्टरीकरण जैसे नाम से समझ में आ रहा है आप लोगों को कि एस्टरीकरण का मतलब होता है एस्टर बनाने की अभिक्रिया। तो एल्कोहल जो है वो कैसे एस्टर का निर्माण करेगा? तो जब हम लोग एल्कोहल की अभिक्रिया कार्बोक्सिलिक अम्ल से करा देते हैं या फिर कार्बोक्सिलिक अम्ल के हैलाइडों के साथ में कराते हैं या फिर कार्बोक्सिलिक अम्ल के एनहाइड्राइड के साथ कराते हैं, एल्कोहल की क्रिया हम लोग कार्बोक्सिलिक अम्ल से कराएंगे या फिर अम्ल के हैलाइड के साथ कराएंगे या फिर अम्ल जो होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है उसका एनहाइड्राइड के साथ में, इन तीनों में से किसी के साथ में हम लोग एल्कोहल की अभिक्रिया कराते हैं तो उससे हमको एस्टर प्राप्त होता है। तो एस्टर बनाने की यही अभिक्रिया कहलाता है क्या? एस्टरीकरण कहलाता है। चलिए देखिए, जैसे मैंने ले लिया एथिल एल्कोहल C2H5OH, इसकी क्रिया करवा रहा हूं मैं कार्बोक्सिलिक अम्ल से। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल में मैं यहां पे ले लेता हूं एस्टिक अम्ल ले लेता हूं, ठीक है, CH3COOH। तो ये एस्टिक अम्ल से जो क्रिया करेगा HOOC CH3COOH, तो ये जल H2O बाहर कर देंगे यहां से, ये H2O बाहर हो गया, तो बचा क्या? CH3COOC2H5, CH3COOC2H5। तो ये है एस्टर, वास्तविक नाम इसका एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट। तो ये एथिल एसीटेट को हम लोग, ठीक है ना, क्या करेंगे, जो एस्टर के नाम से जानते हैं। जितने भी एल्किल या फिर फेनिल एसीटेट होता है सबको एस्टर कहा जाता है। एल्किल समूह के साथ में एसीटेट जुड़ा हो या फेनिल समूह के साथ में एसीटेट जुड़ा हुआ होता है तो वो सबका उसका सामान्य नाम जो होता है वो एस्टर कहलाता है, ठीक है, RCOOR। चलिए देखिए, एस्टर जो होता है RCOOR, ठीक है, एल्किल के हिसाब से या फेनिल के हिसाब से करेंगे तो बेंजीन समूह, फिर COO के साथ में ये बेंजीन समूह, ये सब के सब, या फिर बेंजीन का समूह भी हो सकता है या इसके साथ में R भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है सर। तो ये जितने भी एल्किल समूह या फेनिल समूह के साथ में, एल्किल समूह या फेनिल समूह जो होगा उसमें एसीटेट जुड़ा रहेगा तो समझ लेंगे आप लोग उसमें एसीटेट हो गया या फिनेट हो गया, तो वो एस्टर के नाम से जाना जाता है। तो ये मैंने अभी आप लोगों को एथिल एल्कोहल की क्रिया कार्बोक्सिलिक अम्ल से कराया। इसी प्रकार से यहाँ पे एस्टिक अम्ल की क्रिया मैं एस्टिक अम्ल के हैलाइड के साथ कराता हूं, ये इसकी जगह में जो हैलाइड कर दिया, इसमें क्लोराइड जैसे हमने कर दिया तो ये एसिटिल क्लोराइड कहलाएगा। एस्टिलीकरण की क्रिया ये, इस क्रिया को आप जो दूसरा क्रिया भी बताने वाला हूं इसके साथ में वो एस्टिलीकरण भी जानते हैं आप लोग, C2H5OH, इसकी क्रिया करवा दे रहा हूं मैं इसमें CH3COCl। लास्ट क्लास में आप लोग 11वीं की जो क्लास था उस 11वीं क्लास में
है ना। एल्किल हैलाइड से क्रिया एल्किलीकरण कहलाता है, और एसिड हैलाइड से क्रिया क्या कहलाता है इसको, एस्टिलीकरण। तो ये एसिड हैलाइड तो है, अम्ल का हैलाइड, एसिड हैलाइड। तो ये वास्तव में ये एस्टिलीकरण में भी है, जो एस्टिलीकरण के साथ साथ में आप इसको, ठीक है ना। चलिए देखिए यहां पे भी हम लोग ये HCl इसमें बाहर कर देंगे, इसको उल्टा लिख देता हूं मैं फिर से, ClCOCH3, ये HCl हमने बाहर कर दिया, तो इसमें भी हो गया ये CH3CO, CH3CO और OC2H5, तो यहां पे भी एस्टर का निर्माण हो गया। तो ये जो क्रिया है एस्टरीकरण, एस्टर का निर्माण हो रहा है, एस्टीकरण, और चूंकि ये एसिड हैलाइड से क्रिया हो रहा है इसलिए एस्टिलीकरण, ये क्रिया को आप एस्टिलीकरण भी कह सकते हैं इसको, ये क्रिया एस्टिलीकरण भी कहलाती है। और उसी प्रकार से फिर हम लोग कार्बोक्सिलिक अम्ल के एनहाइड्राइड के साथ में इसकी क्रिया कराते हैं। जैसे उदाहरण के लिए एस्टिक अम्ल चल रहा है तो हम इसको एस्टिक एनहाइड्राइड से करेंगे, ये एसिटिक एनहाइड्राइड से इसकी क्रिया करा देते हैं, तभी भी एस्टर का निर्माण होगा। देखिए C2H5OH की क्रिया करवा दे रहा हूं मैं इसमें, CH3CO ट्वाइस O, तो यहां पे भी है ना काय का निर्माण हो जाएगा, इसमें एस्टर का निर्माण हो जाएगा। CH3CO दो बार है, CH3CO OC2H5, साथ में यहाँ पे भी H2O, साथ में ये H2 और यहाँ से ये O, H2O। तो इस प्रकार से हमने भी एस्टरीकरण की क्रिया में देखा, एस्टर बनाने की जो क्रिया होती है वो एस्टरीकरण कहलाती है। इसके लिए हम लोग एल्कोहल जो होता है उस एल्कोहल की क्रिया या तो कार्बोक्सिलिक अम्ल से करवाते हैं, या कार्बोक्सिलिक अम्ल के हैलाइड के साथ कराते हैं, या फिर कार्बोक्सिलिक अम्ल उसके एनहाइड्राइड के साथ में करा देते हैं। इसी प्रकार से अन्य भी क्रिया जैसे देखें, चलिए देखिए दूसरा और तीसरा मैं एक साथ बता दे रहा हूं, दोनों अभिक्रिया सेम सेम है। हैलोजन अम्लों से क्रिया या फिर फास्फोरस पेंटा हैलाइडों से अभिक्रिया, ये दोनों सेम अभिक्रिया होता है। आप हैलोजन अम्ल HX से क्रिया कराएं या फिर आप फास्फोरस के पेंटा हैलाइड से भी क्रिया कराएं, दोनों स्थिति में एल्किल हैलाइड का निर्माण होता है। एल्कोहल की क्रिया हैलोजन अम्ल से कराने पर भी एल्किल हैलाइड की प्राप्ति होती है, और अगर हम लोग एल्कोहल की क्रिया फास्फोरस पेंटाहैलाइड से कराएं तभी भी हमको एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। जैसे उदाहरण के लिए देखिए मैंने अभी जैसे एथिल एल्कोहल लिया था C2H5OH, इसकी क्रिया मैं HCl से करा देता हूं, हैलाइड में मैंने क्लोराइड ले लिया, तो ये एल्किल हैलाइड का निर्माण हो गया। देख लीजिए एथिल क्लोराइड C2H5Cl, ये बन गया एथिल क्लोराइड, साथ में हो गया यहाँ पे H2O, क्लियर हो गया। इसी प्रकार से यहां पर मैं C2H5OH की क्रिया करा दूं PCl5 के साथ में, या PClBr, P है ना, Cl की जगह Br भी ले सकते हैं, यहाँ पे भी आप HBr ले सकते हैं, HI ले सकते हैं, कोई सा भी हैलोजन लेना है आप लोगों को, कोई सा भी हैलाइड ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं क्लोराइड ही लेना, आप ब्रोमाइड ले सकते हैं, आयोडाइड ले सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में भी यहाँ पर क्या बनेगा, इसमें ये एल्किल क्लोराइड का निर्माण होता है, C2H5Cl का निर्माण होगा, 2 क्लोरीन का उपयोग हुआ, साथ में यहाँ पे अभी 3 क्लोरीन बचा है, तो ये POCl3 और साथ में बन गया, ठीक है, H2O। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जब हम लोग एल्कोहल होता है उस एल्कोहल की अभिक्रिया या तो हैलोजन अम्लों से कराते हैं या फिर फास्फोरस के पेंटाहैलाइड से कराते हैं, तो हमको एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। इसी प्रकार से तीसरी अभिक्रिया इसका देखें, नेक्स्ट देखते हैं इसमें
इसका हम लोग निर्जलीकरण कराते हैं। तो जब हम लोग एल्कोहल, कोई सा भी एल्कोहल होता है, उन एल्कोहलों का निर्जलीकरण कराते हैं हम लोग सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में या फिर फास्फोरस अम्ल जो होता है उसकी उपस्थिति में एल्कोहलों का निर्जलीकरण कराते हैं। उसमें से जल की मात्रा को निकालना, जल की जो मात्रा होता है उसको निकालना निर्जलीकरण कहलाएगा। तो जल की जो मात्रा होता है उस जल की मात्रा को एल्कोहल से बाहर करते हैं तो हमेशा एल्कीन प्राप्त होता है। एल्कीन, एल्केन से एक हाइड्रोजन कम एल्कीन, ठीक है कि नहीं? तो एल्कीन का निर्माण होता है, एथिलीन, प्रोपिलीन, ब्यूटेलीन, पेंटेलीन, ऐसा इन एल्कीन का निर्माण होगा। कैसे होगा देखिए, जैसे उदाहरण के लिए मैं यहां पर ले लिया एथिल अल्कोहल, जैसे बात चल रहा है बार बार, प्राथमिक अल्कोहल से भी करवा रहा हूं मैं, प्राथमिक अल्कोहल की क्रिया करा दे रहा हूं उसमें, इसका निर्जलीकरण करा दे रहा हूं इसमें, H2SO4 की उपस्थिति में इसका निर्जलीकरण कराऊंगा, जल की मात्रा को कम कर दूंगा। तो यहां से H2O मैंने कम कर दिया। तो H2O का कम होने से क्या हुआ, 2 कार्बन बचा और यहाँ पे 3 एक 4 हाइड्रोजन बचा। तो 2 कार्बन के साथ में 4 हाइड्रोजन जोड़ेंगे, CH2 या इसी को आप लोग C2H4 बोलते हैं। तो ये एथिलीन का निर्माण हुआ, 2 कार्बन एथेन और उसमें से एक क्या हुआ, एथिलीन हो गया। इसमें क्लियर हो गया। तो जब हम लोग यहाँ पर प्राथमिक एल्कोहल का निर्जलीकरण किए तो हमको क्या मिल गया, एथिलीन मिला। इसी प्रकार से अगर मैं यहाँ पे द्वितीयक एल्कोहल ले लेता हूं, ये द्वितीयक एल्कोहल है, इस द्वितीयक एल्कोहल का मैं निर्जलीकरण करा देता हूं, यहाँ पे H2O बाहर कर देता हूं इसमें। तो क्या बना फिर यहाँ पे, ये CH3C, अगर ऐसा हम लोग करते हैं और हमको ईन बनाना है तो ऐसा करने से क्या होगा, यहाँ पे कार्बन की संयोजकताएं जो है वो असंतुलित हो जाएगी। यहाँ पे कार्बन की संयोजकता 5 हो जाएगी, इस कार्बन की तो 3 और 2 5 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे इसका 3 ही रह जाएगी। तो कार्बन की संयोजकता को संतुलित करने के लिए फिर हम लोग यहाँ पे ये CH करेंगे और ये CH2, इसका एक हाइड्रोजन जो है यहाँ पे देंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्या हुआ, इसमें ये प्रोपिलीन का निर्माण हुआ। क्लियर हो गया। इसी प्रकार से हम लोग अगर यहाँ पे तृतीयक एल्कोहल लेते हैं, CH3COH लेते हैं, यहां पे हम इसका निर्जलीकरण करेंगे, जल की मात्रा को हटाएंगे यहां से। तो क्या हो जाएगा, यहां पे CH3 ठीक है, और यहां पे ये CH2, आप इसको यहां से भी लिख सकते हैं या फिर जरूरी नहीं है इसको आप यहां CH2 करके इधर CH3 लिख सकते हैं इसको। CH3C डबल बॉन्ड के साथ में, ठीक है, डबल बॉन्ड के साथ में यहाँ पे ऐसे में करेंगे, इसमें ये CH3 इधर कर दिए, इसमें CH2 इधर कर सकते हैं, ये दोनों एक ही है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ब्यूटिलीन का निर्माण हो रहा है, 1 2 3 4 कार्बन हो रहा है इसमें, ये ब्यूटिलीन का निर्माण हो जाएगा। यहाँ पे H2O और एक H यहाँ से जाएगा, तो एक CH2 हुआ, ये CH2 इधर लिखे या इधर लिखे। क्लियर हुई बात आप लोगों को। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्या हो रहा है, इसमें हम एल्कोहल जो होता है, दिए गए एल्कोहल, चाहे वो प्राथमिक एल्कोहल हो, चाहे वो द्वितीयक एल्कोहल हो या तृतीयक एल्कोहल हो, जो एल्कोहल होता है उस एल्कोहल का जब हम लोग निर्जलीकरण करवाते हैं, उसमें से जल की मात्रा को हटाते हैं सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में या फास्फोरस अम्ल की उपस्थिति में, तो हमको एल्कीन प्राप्त होता है। एथिलीन मिला, प्रोपिलीन मिला, ब्यूटिलीन मिला इसमें। क्लियर होगी बात आप लोगों को। इसी प्रकार से हम लोग इसका देखेंगे ऑक्सीकरण।
ऑक्सीकरण कर लेते हैं इसका। तो एल्कोहल जो है उसको जब मैंने आप लोगों को बनाने की विधि बताया था, हम एल्कोहल बनाए थे एल्डिहाइड के साथ में, कीटोन के साथ में, अम्ल के साथ में, हमने इस के द्वारा हमने एल्कोहल का निर्माण किया था। उसमें हमने क्या कर दिया था, उसका हाइड्रोजनीकरण किए थे, उसका है ना, विहाइड्रोजनीकरण किए थे। उनका विहाइड्रोजनीकरण करने से हमको एल्कोहल प्राप्त हुआ था। तो सेम उसी प्रकार से जो एल्डिहाइड के साथ जो होता है, एल्डिहाइड जो है कीटोन था या फिर अम्ल था, उसका विहाइड्रोजनीकरण करने से जिस प्रकार से हमको एल्कोहल मिला था, उसी प्रकार से जब हम लोग एल्कोहल का ऑक्सीकरण करेंगे तो यह विक्रिया उल्टा होने लग जाएगा। तो एल्डिहाइड प्राप्त होता है, अम्ल प्राप्त होता है। किसी भी एल्कोहल है, उस एल्कोहल का जब हम लोग उस ऑक्सीकरण कराते हैं तो उस ऑक्सीकरण करने से पहले एल्डिहाइड प्राप्त होता है और बाद में फिर वो अम्ल प्राप्त होता है। एल्कोहल का ऑक्सीकरण कराएंगे तो पहले एल्डिहाइड मिलेगा और फिर बाद में ऑक्सीकरण करेंगे तो फिर हमको अम्ल प्राप्त हो जाएगा। क्लियर हो गया? कोई भी एल्कोहल लेंगे, उस एल्कोहल का पहली बार जब ऑक्सीकरण कराएंगे तो एल्डिहाइड मिलेगा और फिर उसके बाद में ऑक्सीकरण करेंगे तो अम्ल मिलेगा। जैसे उदाहरण के लिए मैंने ले लिया यहां पे मैथिल एल्कोहल लिया, ये CH3OH है। CH3OH को मैंने तोड़ दिया है, CH3 को तोड़ दिया है H और CH2 में, इसका मैं ऑक्सीकरण करा दे रहा हूं। तो ये H2O को हटा देंगे, ये H2O हट गया तो क्या हुआ, HCHO, HCHO, फॉर्मल्डिहाइड मिल गया। ठीक, और ये फॉर्मल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करा देते हैं, फिर से एक ऑक्सीजन और बढ़ा देंगे तो ये अम्ल हो गया, ये फॉर्मिक अम्ल हो गया। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमने मैथिल एल्कोहल का ऑक्सीकरण किए तो ये बन गया फॉर्मल्डिहाइड, और फॉर्मल्डिहाइड का ऑक्सीकरण किए तो क्या बन गया इसमें, फॉर्मिक अम्ल। इसी प्रकार से अगर मैं यहाँ पे एस्टिक है ना, यहाँ पे एथिल एल्कोहल ले लेता, C2H5OH, जिससे भी बात चल रहा था, CH3CH2OH। ठीक, इसका मैं ऑक्सीकरण करा देता हूं तो H2O तो बाहर करना है इसमें, ये H2O बाहर किए तो CH3CHO, ये एस्टल्डिहाइड मिल गया इस बार। जो पिछले बार फॉर्मल्डिहाइड था वैसे ही एस्टल्डिहाइड मिला, और फिर इसका हम लोग ऑक्सीकरण करेंगे आगे, एक और ऑक्सीजन में इसमें वृद्धि हो जाएगा तो CH3COOH, एस्टिक अम्ल प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि यहाँ पे एल्कोहल जो होता है, उस एल्कोहलों का ऑक्सीकरण किया जाए तो पहले एल्डिहाइड मिलेगा और उसके बाद में अम्ल बनेगा। इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे, ये प्राथमिक एल्कोहल था। ठीक है, ये ऑक्सीकरण की क्रिया मैंने आप लोगों को पहले से बता के रखा हुआ है। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहलों में भेद करने की विधियों में बताया मैंने आप लोगों को। ये प्राथमिक एल्कोहल की जगह आप लोग द्वितीयक एल्कोहल लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये द्वितीयक एल्कोहल यहाँ पे लिए होते हैं तो द्वितीयक एल्कोहल लेने पर कीटोन प्राप्त होता है, एसीटोन प्राप्त होता है, ये एसीटोन मिल जाएगा, CH3COCH3, एसीटोन मिलेगा उससे, और एसीटोन का फिर ऑक्सीकरण करेंगे तो क्या होता है उसमें, फिर उसमें अम्ल मिल जाता है। इसी प्रकार से तृतीयक एल्कोहल लेने से भी सेम अभिक्रिया होता है। तृतीयक एल्कोहल जो होता है उसका ऑक्सीकरण कराते हैं तभी भी पहली बार में क्या होता है, उसमें कीटोन प्राप्त होता है और बाद में क्या हो जाता है, अम्ल प्राप्त होता है। लेकिन इन तीनों में अंतर बताया था मैं आप लोगों को। जो प्राथमिक एल्कोहल का ऑक्सीकरण करेंगे तो कार्बन की संख्या बिल्कुल वैसी वैसी रहेगा, कार्बन की संख्या में किसी प्रकार कोई परिवर्तन नहीं आता है। लेकिन जब द्वितीयक एल्कोहल का ऑक्सीकरण कराते हैं तो एक ऐसा अम्ल प्राप्त होता है जिसमें कार्बन की संख्या जो है एल्कोहल से 1 कम होती है, और तृतीयक एल्कोहल का कराने से क्या होता है, उसमें कार्बन की संख्या में क्या होती है, 2 की कमी चली आती है। तो ये मैंने आप लोगों को भेद करने की विधियों में बता चुका हूं पहले से। तो इस प्रकार से आज हमने देखा एल्कोहलों के रासायनिक गुणों की चर्चा की है, कौन कौन से रासायनिक गुण होते हैं। तो इसमें मैंने 5 गुणों की व्याख्या किया। एक मैंने आप लोगों को सबसे शुरू में जो करवाया था एस्टरीकरण कराया, फिर दूसरे में मैंने आप लोगों को हेलोजन अम्लों से क्रिया कराया, तीसरे में मैंने फास्फोरस पेंटालाइड से भी क्रिया कराया, चौथा में मैंने आप लोगों को निर्जलीकरण कराया, और 5वां भी और आखिरी मैंने आप लोगों को ऑक्सीकरण की क्रिया को बताया। तो
तो इस प्रकार से हमारा एल्कोहल की जो है हम जान चुके हैं कि एल्कोहल क्या होता है, उसका वर्गीकरण किस प्रकार किया गया, उसको कैसे किन किन विधियों द्वारा बनाया जाता है और इनके कौन कौन से रासायनिक गुण होते हैं, इसकी चर्चा हमने बिल्कुल कर लिए हैं। तो इस प्रकार से एल्कोहल जो है इसको आप लोग अच्छे से अध्ययन कर लेंगे। अगले क्लास में फिर हम लोग इसका जो सेकंड पार्ट बचा हुआ है फिनॉल और ईथर, उसकी चर्चा करेंगे। थैंक यू।